हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज की वीडियो में हम लोग यूपीएससी सीसेट के बारे में जानेंगे। सीसेट की फुल फॉर्म होती है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीसेट जो है सिविल सेवा प्रारंभ परीक्षा का हिस्सा है और सीसेट एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसके बिना हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं, तो समय रहते हमें सीसेट पर भी ध्यान देना होता है। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पूरे साल जीएस की तैयारी तो करते हैं लेकिन कभी भी सीसेट पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो हैं एंड टाइम पर धोखा खाते हैं और एंड टाइम पर उनका सीसेट की वजह से प्रीलिम्स एग्जाम रह जाता है। तो अगर आप लोग समय रहते सीसेट पर फोकस करेंगे, सीसेट पर ध्यान देंगे, तो सीसेट की वजह से आपका प्रीलिम्स एग्जाम रुकेगा नहीं। आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि बिना कोचिंग के हम 30 दिनों में से कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सीसेट के सिलेबस के बारे में, सीसेट के पेपर को कैसे हल करना है उस रणनीति के बारे में, और सीसेट के लिए कौन कौन सी किताबें हमारे लिए उचित होंगी जिनको पढ़कर हम इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर हम इसका सामान्य परिचय जान लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी जो है सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कराती है और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी भी है। 2011 में सिविल सेवा परीक्षा में यूपीएससी ने व्यापक परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों के क्रम में इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में, जो कि पहले केवल एक पेपर होता था, 2011 से इन्होंने जीएस के साथ साथ सीसेट का पेपर भी ऐड कर दिया। तो वर्तमान में आपको नई परीक्षा प्रणाली में 2 पेपर देखने को मिलते हैं। एक तो पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, जीएस का, जो कि 200 नंबर का होता है, और दूसरा पेपर होता है सीसेट का, ये भी 200 नंबर का होता है। हालांकि सीसेट का पेपर जो है क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको केवल 33% अंक लेकर आने हैं। यदि आप 33% अंक ले आते हैं तो आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाता है। अगर आप 33% से कम अंक लेकर आते हैं तो आप इसमें रह जाते हैं, और सीसेट में रहने का मतलब ये है कि आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि यहाँ पर 33% अंक या फिर 66 नंबर लेकर आपको आने हैं, तभी आपका ये पेपर क्वालिफाई हो पाएगा। आपका जीएस वाला जो पेपर है, इसमें 2-2 अंकों के 100 प्रश्न होते हैं। वहीं सीसेट वाले पेपर में 2.5 अंकों के 80 प्रश्न होते हैं। सीसेट में 80 प्रश्न होते हैं और आपको यहाँ पर केवल 33% अंक लेकर आने हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप 80 में से 27 क्वेश्चन बिल्कुल सही से कर देंगे तो आपका पेपर ये क्वालिफाई हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए 27 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। देखिए, दोनों ही पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और दोनों ही पेपरों में नेगेटिव मार्किंग भी है। ये मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आपके 3 उत्तर गलत होते हैं तो 3 उत्तर गलत होने की स्थिति में एक आपका सही उत्तर का नंबर भी कट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस व्यवस्था में कुछ छूट भी दी गई है। जैसे सीसेट में जो निर्णय क्षमता के प्रश्न हैं, उनमें गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाते हैं। यहाँ पर ये आपको छूट दी गई है। आखिरी बात यह है कि यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ लगेगी, वो कट ऑफ लगेगी जीएस के पेपर पर, ना कि सीसेट पर। वहाँ पर यूपीएससी ये देखता है कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीसेट क्वालिफाई किया है, प्लस जो उस साल का कट ऑफ मानक रखा गया है, उस मानक में अगर अभ्यर्थी आ रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप उसमें नहीं आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक की बात सिंपल है। सीसेट के सिलेबस की बात करें तो सीसेट के सिलेबस में बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन, और आधारभूत संख्यन में संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि, यानी 10वीं कक्षा स्तर का ही पूछा जाता है। आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका इसमें शामिल होती है। आंकड़ों की पर्याप्तता इसमें शामिल होती है, और ये भी 10th स्टैंडर्ड का होता है। अब देखिए, इस पेपर को अटेम्प्ट करने की आपकी रणनीति क्या होगी। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में क्लियर करके चलना है। इस पेपर में 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ये पेपर क्वालिफाइंग पेपर है, यानी आपको यहाँ पर 33% अंक लेकर आने हैं, और 33% अंकों पर आपका पेपर ये क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको 80 क्वेश्चन में से मात्र 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं। अब देखिए, आपको पहला रूल ये याद रखना है कि आप पहले कोशिश ये करेंगे कि आपको जो 2 घंटे का पेपर में समय मिल रहा है, 2 घंटे का ये पेपर होता है, 2 घंटे के पेपर में पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा अटेम्प्ट भी करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। आपके 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए और उसमें पेपर ये क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि यहाँ पर आपको केवल 40 से लेकर 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, और 40 से 50 क्वेश्चन वही अटेम्प्ट कीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं। तो 40 से 50 क्वेश्चन में आपके अगर कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे तो आपके कट कटाकर पूरा 30 से 35 क्वेश्चन सही बन जाएंगे। तो 30 से 35 क्वेश्चन सही निकलने का मतलब ये है कि आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा।
अभ्यर्थी इसमें गलती क्या करते हैं? अभ्यर्थी गलती ये करते हैं कि जो 2 घंटे का समय मिलता है वो ये सोचते हैं 2 घंटे में खाली बैठने से बेटर है कि और क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएं। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में क्या होता है, जब आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ गलत प्रश्न भी अटेम्प्ट करते हैं। तो गलत करने की वजह से आपके जो सही प्रश्न होते हैं वो भी गलत होने लगते हैं। तो आप कोशिश यही कीजिए कि आपको 27 क्वेश्चन अपने माइंड में रखने हैं, केवल 27 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। उसके लिए आप ये रणनीति बनाइए कि 40 से लेकर 50 के बीच की रेंज में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे तो कट कटाकर आपके लगभग 29 से लेकर 30 या 30 से 35 के बीच में क्वेश्चन सही बचेंगे और इतने में आपका क्वालिफाई पेपर हो जाएगा। तो पहली बात तो ये रही। अब देखिए दूसरी बात क्या है। दूसरी बात यह है कि इस पेपर को लेकर अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां बैठी हुई हैं। देखिए जब ये पेपर 2011 में लगाया गया था तो उस समय इसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ था और विरोध करने वालों में हिंदी बेल्ट के अभ्यर्थी थे, हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थी थे। और हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थियों में भी जो कला वर्ग वाले अभ्यर्थी हैं, यानी जो आर्ट्स बैकग्राउंड से जो अभ्यर्थी आते हैं, BA MA वाले जो अभ्यर्थी आते हैं, उन अभ्यर्थियों ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था क्योंकि उनका मानना यह था कि पेपर पूरी तरह से मैथ वालों का है। यहाँ पे पूरा मैथ का सेक्शन है और आर्ट्स बैकग्राउंड वालों ने मैथ पढ़ा नहीं होता है, तो ऐसे में वो ये पेपर कैसे हल कर पाएंगे। जब आर्ट्स बैकग्राउंड वाले इस पेपर में फेल हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सिविल सेवा परीक्षा में उनका जो प्रतिशत है वो भी गिर जाएगा, सिविल सेवा परीक्षा में जो उनकी भागीदारी है वो भी कम हो जाएगी। तो शुरुआत के सालों में ऐसा हुआ भी, इस चीज़ का डिसएडवांटेज इन लोगों को उठाना भी पड़ा। लेकिन यूपीएससी की तरफ से क्या तर्क दिया गया, देखिए ये पेपर इस तरह से यूपीएससी ने डिजाइन किया है कि इसमें पूरा पोर्शन मैथ का नहीं है और ना ही पूरा पोर्शन, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरा पोर्शन जो है बोधगम्यता कौशल का हो या किसी और एक टॉपिक का हो। यहाँ पे पूरा मिक्स पेपर है। यहाँ पर पेपर इस तरह से डिजाइन किया गया है, लगभग 50 से 55% पार्ट इसका इस तरह का है जिसे आर्ट्स वाले बैकग्राउंड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो बिना किसी मैथ या रीजनिंग कौशल के आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और लगभग 40 से 45% भाग इसका ऐसा है क्योंकि पूरी तरह से मैथ और रीजनिंग बेस्ड है, जिसको आप मैथ और रीजनिंग वाले अगर स्टूडेंट हैं या मैथ बैकग्राउंड के आप हैं तो इसे आसानी से आप कर सकते हैं। यानी यहाँ पर दोनों ही लोगों के बीच में बैलेंस बना के रखा गया है, चाहे आप आर्ट्स के हों, साइंस स्ट्रीम के हों, आप किसी भी स्ट्रीम से आते हो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको दूसरा जो सबसे बड़ा भ्रांति आपके मन में पली हुई है ये भी क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर केवल मैथ वालों का ही जलवा नहीं है, आप भी इस पेपर को निकाल सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक सही रणनीति होनी चाहिए। अब बात करते हैं बोधगम्यता की, यानी कॉम्प्रीहेंशन की। देखिए बोधगम्यता सेक्शन से अब तक का जो ट्रेंड है, 2022 तक का जो ट्रेंड है, उसमें ये देखा गया है कि इसमें लगभग 27 से लेकर 30 प्रश्न के बीच में आते हैं। बोधगम्यता सेक्शन में पैसेज दिया होता है, पैसेज मतलब जो आपका अनुच्छेद पूरा होता है, इसमें आपका लगभग 100 या 150 शब्द का पूरा कोई पैराग्राफ होगा। उस पैराग्राफ में से आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, 3 या 4 प्रश्न, वो आपको छांटने होते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लगभग 9 से लेकर 12 के बीच में पैराग्राफ होते हैं। उन पैराग्राफ से आपके लगभग 27 से 30 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पैराग्राफ वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन इतना आसान होता है कि अगर आपने अच्छे से इसकी तैयारी की है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो आप 27 से लेकर 30 क्वेश्चन में 22 से 23 क्वेश्चन बड़े आराम से सही कर लेंगे। और 22 से 23 अगर आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे फिर आपको 7 या 8 क्वेश्चन कहीं और से अटेम्प्ट करने होंगे और उतने में आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो बोधगम्यता वाला सेक्शन ऐसा है जिसके लिए कोई भी मैथ की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आपका फोकस होना चाहिए, आप अच्छे से शब्दों को पकड़ रहे हैं, पैराग्राफ की जो भाषा है उसको समझ रहे हैं, तो आप आसानी से 22 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सही से कर पाएंगे। अब देखिए इस सेक्शन का डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज इसका ये है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको नहीं पता होता है कि पैसेज कितना लंबा है। कभी कभी क्या होता है, पैसेज जो है 40 से 50 शब्द का है, कभी कभी पैसेज जो है 100 या 200 शब्द का, 250 शब्द का तक हो जाता है। तो ऐसे में टाइम लगता है। तो यहाँ पर बोधगम्यता सेक्शन तभी कर पाएंगे जब आपने बोधगम्यता के लिए पैसेज वगैरह की प्रैक्टिस की है, तो आप इसको आसानी से कम समय में कर पाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, अगर आप पहली बार इसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और हो सकता है 2 घंटे से ज़्यादा टाइम ले लें। तो ऐसे में आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे और आपका पेपर भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो बोधगम्यता सेक्शन पर आपको ज़्यादा फोकस देना है, खास करके जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले अभ्यर्थी हैं। देखिए आज की वीडियो को बनाने का पर्पज यही है, जो आपके आर्ट्स बैकग्राउंड वाले अभ्यर्थी हैं वो खास करके पूछते हैं कि सर सीसेट हम कैसे निकालें। तो जो बोधगम्यता सेक्शन है, यानी कॉम्प्रीहेंशन वाला सेक्शन है, इस पर कला वर्ग वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप अगर इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका पेपर क्वालिफाई होने के आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद आपका आता है संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल। इस खंड से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि वर्तमान में अभी 2022 के सीसेट में इस खंड से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो शुरुआती सालों में से खंड से प्रश्न आए थे, लेकिन वर्तमान में इससे प्रश्नों की संख्या कम होती गई है या कभी कभी नहीं भी आते हैं। तो संचार कौशल वाला खंड जो है आसान होता है। इसके लिए आपको कोई अलग से किताब पढ़ने की या अलग से कहीं नोट्स लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप यूपीएससी के पुराने पेपर लगा लेते हैं उससे ये खंड पूरा हो जाता है।
एक बात और है, जो अभ्यर्थी यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं उनका ये खंड अच्छे से तैयार हो जाता है, क्योंकि यूपीपीसीएस के सीसेट में इस खंड से लगभग 10 से 12 प्रश्न आते हैं। तो अगर आप यूपीपीसीएस के सीसेट के पेपर लगा लेंगे तो उससे ये खंड अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद आते हैं तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। देखिए ये खंड इंपॉर्टेंट है और इस खंड से लगभग 26 से लेकर 28 के बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये खंड आसान तो है लेकिन घुमावदार है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई मैथमेटिकल संक्रियाएं नहीं होती हैं, मैथमेटिकल कोई गुणा भाग या कोई फॉर्मूला नहीं होता है, केवल दिमाग का खेल होता है। जितना ज़्यादा दिमाग चला लेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर किस तरह के प्रश्न आते हैं, यहाँ पर आपके दिशा संबंधी प्रश्न आते हैं, आपके यहाँ पर श्रृंखला वाले प्रश्न आते हैं, रक्त संबंध वाले प्रश्न आते हैं, या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर कथन निष्कर्ष पूर्व धारणाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो होते हैं ये प्रश्न आपके अभ्यास पर डिपेंड करते हैं। अगर आपने अभ्यास किया है, अगर आपने वहाँ पर एग्जाम हॉल में अपना दिमाग चला लिया तो आप इसका सही आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप 26 से 28 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आता, उनकी भाषा समझ में नहीं आती है, तो उनको छोड़ दीजिए। इस खंड से बड़े आराम से आप 10 से 12 प्रश्न आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ जो प्रश्न आप सही से कर पाएंगे, यानी उनके लिए बहुत ज़्यादा विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता आपको नहीं है। सामान्य अगर आप दिमाग लगाएंगे तो भी यहाँ से 10 से 12 प्रश्न कर पाएंगे। तो 10 से 12 प्रश्न यहाँ से कर देंगे, लगभग 22-23 प्रश्न वहाँ से सही कर देंगे तो आपको सीसेट बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। केवल अभी हमने 2 या 3 सेक्शन की बात कर रहे हो, उतने में आपका सीसेट हो रहा है, अभी आगे नहीं बढ़े हैं। तो देखिए ये खंड जो है पूरी तरह से आपके दिमाग पर है। आप अगर जितना ज़्यादा दिमाग चला लेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गणितीय संक्रियाएं नहीं है, कोई मैथ या कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल दिमागी खेल है। जरूरी है कि यहाँ पर हमें अभ्यास करना है। देखिए इसके बाद आ जाते हैं आपके डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, निर्णय वाले प्रश्नों पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर डिफरेंशियल मार्किंग है। डिफरेंशियल का मतलब ये है कि आपके प्रशासनिक सेवा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप किसी पद पर तैनात हैं, आपके सामने कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप कैसा निर्णय लेंगे, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और उस निर्णय से रिलेटेड यहाँ पे आपको विकल्प दिए होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे ऐसे करके। डिफरेंशियल मार्किंग में क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए पहला विकल्प है और ऐसा लगता है आयोग को ये लगता है कि ये विकल्प ज़्यादा सटीक है, तो इस विकल्प पर आपको पूरा 2.5 नंबर दे दिया, ठीक है। अब दूसरा विकल्प जो है वो नियर बाई है, तो आयोग क्या करेगा कि यहाँ पे डिफरेंशियल मार्किंग में नेगेटिव मार्किंग ना करके अगर आपने मान लीजिए ए विकल्प ना चुन के बी वाला विकल्प चुना है तो आपका गलत नहीं होगा। बी वाले विकल्प पर आयोग ने पहले से ही 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक है। सी वाले विकल्प पर आयोग ने 1.5 नंबर दे रखा है और डी वाले पर 1 नंबर दे रखा है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना इसके करीब पहुंच पा रहे हैं। आपका आंसर जो है इस प्रॉब्लम के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा तो आपको नंबर यहाँ पे ज़्यादा गेन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग ना होने का रीजन यही है कि यहाँ पर आपके दिमाग के ऊपर और सिचुएशन के हिसाब से पूछा जाता है कि मान लीजिए आप किसी सिचुएशन में, उस सिचुएशन में आप कैसा निर्णय लेंगे, एक प्रशासनिक सेवा के पद पर रहते हुए आप किस तरह का निर्णय लेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी निर्णय जो है सटीक नहीं लिया जा सकता है। उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वहाँ की दशाओं पर डिपेंड करता है, दशाएं क्या हैं, वहाँ पर लोग कौन से हैं, किस प्रकार के लोग हैं, तो उन सब पर डिपेंड करता है। इसीलिए आयोग ने यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है, यहाँ पर डिफरेंशियल मार्किंग है। मतलब वही है कि यहाँ पर हर आंसर पर सेट कर दिया गया है। आयोग को लगता है कि ये आंसर जो ज़्यादा करीब है, ज़्यादा सटीक है, तो पूरा नंबर दे दिया। लगता है कि ये आंसर थोड़ा सा इसके नियर बाई है तो 2 नंबर दे दिया इस पर। तो इस तरह से है। तो यहाँ से आपके लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए 7 से 8 प्रश्नों में भी अगर मरी हालत में देखें, मरी हालत का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कुछ ऐसे भी हैं कि आप उसके आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो 7 से 8 प्रश्नों में मैं ये मान लेता हूं कि आप 7 से 8 प्रश्नों में मान लीजिए 2 या 1.5 के बीच में आप रहते हैं, तो 1.5 के हिसाब से भी आप लगा लेंगे तो यहाँ पर आपके लगभग 10 से 12 नंबर यहाँ पर आप बड़े आराम से गेन कर लेंगे। 10 से 12 नंबर, ठीक है। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको 200 नंबर का पेपर है, आपका 200 मार्क्स का पेपर है और 200 मार्क्स में आपको 33% लाने हैं, यानी आपको 66 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो 10 से 12 नंबर आपको यहाँ से मिल गए। मैं देखिए अनुमान औसत लगा रहा हूँ, औसत ये लगा रहा हूँ कि कई बार क्या होता है हम उस सिचुएशन के प्रॉब्लम पर सटीक नहीं पहुँच पाते हैं, उसके नियर बाई पहुँच पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में इसमें घबराना नहीं है। इसमें आपको अपना उस जगह पर, मान लीजिए आपको सिचुएशन दी गई है कि अगर आप एक सिविल सर्वेंट होते, कोई एक धार्मिक जुलूस निकल रहा है, उसी समय किसी दूसरे समुदाय का कोई त्यौहार है, तो आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, तो उस तरह के प्रश्न यहाँ पे दिए होते हैं। तो आपको इमेजिन करना है कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं कौन सा डिसीजन वहाँ पर लेता। तो यहाँ पर मैं ये मान के चलता हूँ अगर आप इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास अगर पहले कर लेंगे तो हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा अंक भी गेन कर लें। और अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो भी यहाँ पर आप 7 या 8 प्रश्नों में अगर मैं मान लूँ एक एक आंसर वाला कर पाते हैं, यानी एक नंबर वाला
आप यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं तो भी यहाँ पर आपके 8 या 9 नंबर बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं सामान्य मानसिक योग्यता और आधारभूत संख्यन। देखिए इस खंड से भी आपके 27 से 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो खंड है पूरी तरह से मैथ पर बेस्ड है। अगर आपने क्लास 10 तक का मैथ अच्छे से पढ़ा है, कक्षा 10 तक का मैथ आपको अच्छे से आता है, तो आप इस सेक्शन को बड़े आसानी से कर पाएंगे। ये सेक्शन जो है साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए कह सकते हैं हेवन है। अगर साइंस स्ट्रीम से अगर आप हैं और आपका गणित अच्छा है तो आप इस सेक्शन को पहले फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके सॉलिड नंबर होते हैं। यहाँ पर आपको डाउट नहीं होता है कि इसका आंसर ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये शायद ये करीब वाला आंसर है। खास करके कॉम्प्रीहेंशन में ये दिक्कत होती है। कॉम्प्रीहेंशन में कभी कभी लगता है 2 आंसर ऐसे निकल के आ रहे हैं बिल्कुल नज़दीक हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही सही होता है और आप गलत वाला आंसर लगाते हैं तो आपके नंबर कट जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका क्या निश्चित फॉर्मूला है, निश्चित तरकीब है। अगर आप प्रॉपर तरीके से हल करेंगे तो आपको सटीक आंसर मिलेगा। तो मैथ वाले अभ्यर्थी ध्यान दें, मैथ वाले अभ्यर्थी जिनका मैथ अच्छा है वो ये 2 पोर्शन पहले कवर करें। और यहाँ पर अगर आप 27-28 क्वेश्चन में आराम से 20 से 22 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन अदर सेक्शन से अटेम्प्ट करने की जरूरत है और उतने में आपका सीसेट कवर हो जाएगा। देखिए आधारभूत संख्यन में यहाँ पर क्या है, समय के साथ थोड़ा परिवर्तन आया है, जैसे प्रतिशतता, लाभ हानि, इस तरह के प्रश्न भी यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसके लिए तरीका ये है कि आपके जो एग्जाम होते रहते हैं, आए दिन एग्जाम एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, कोई और पेपर होते हैं, यहाँ पे मैथ वगैरह का सेक्शन पूछा जाता है, तो कोशिश किया कीजिए। जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, और भी पत्रिकाएं आती हैं, अब तो कुछ टेलीग्राम ग्रुप में वो पत्रिकाएं फ्री में डाल दी जाती हैं, तो आप उन पत्रिकाओं के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी वहाँ पर कोई पेपर दिया हुआ है जो पिछला एग्जाम का पेपर है, उस पेपर के क्वेश्चनों को हल किया कीजिए। उससे आपका गणित का अभ्यास हो जाएगा और वो अभ्यास आपका यहाँ पर काम आएगा। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे हमें रणनीति बना के चलनी है। और आपको होपलेस नहीं होना है, चाहे आप मैथ बैकग्राउंड के हों, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हों। यहाँ पर इस तरह की संरचना है पेपर की कि किसी को निराश नहीं किया गया है, बस आपके पास सही रणनीति होनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं सीसेट के रिसोर्सेज की, कि इसको कवर कहाँ से करें, कहाँ से हम इसके बारे में पढ़ें। देखिए कुछ बच्चों के मन में धारणा बैठा दी गई है कि जब तक आप एक कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करेंगे, जब तक आप किसी टीचर को या ट्यूटर को ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक आप ये पेपर नहीं निकाल पाएंगे। देखिए मैं बार बार कहता हूँ पेपर एक ट्रिकी पेपर है। इस पेपर के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल इसको निगलेक्ट कर दें। निगलेक्ट भी नहीं करना है, आपको ध्यान देना है, लेकिन ध्यान उचित तरीके से देना है। देखिए अगर मान लीजिए आप एक औसत अभ्यर्थी हैं, औसत का मतलब क्या है, पढ़ने में अच्छे हैं, ये भी नहीं है कि टॉपर टाइप के हों, ये भी नहीं है बहुत ज़्यादा डल हों, एक सामान्य अभ्यर्थी हैं, तो सामान्य अभ्यर्थी होने के नाते मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के थ्रू जाएं, क्योंकि पेपर 2011 से स्टार्ट हुआ है, तो 2011 से लेकर अब तक जितने भी सीसेट के पेपर हैं उन सबको लगा लें। अब देखिए सीसेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके लिए बहुत सारी पब्लिकेशन अपनी अपनी बुकलेट जारी करते हैं। यहाँ पर मैं दृष्टि पब्लिकेशन की जो बुकलेट है वो मैंने आपको दिखाई है, इसमें सीसेट के सॉल्व पेपर हैं, आप इन्हें लगा लें। इन्हें लगाने मात्र से ही आपके 40 से 45 क्वेश्चन बड़े आराम से सही हो जाएंगे। और सीसेट के लगभग इसमें जो भी पेपर हैं अब तक के लगभग 10 से 11 पेपर हैं, तो इन्हें अगर आप लगा लेंगे 15 दिन के भीतर तो आपका ये खंड अच्छे से कवर हो जाएगा और आप इसको क्वालिफाई भी कर पाएंगे। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये पूछते हैं कि सर इसकी कोई किताब नहीं प्रॉपर तरीके से। देखिए मैंने मार्केट में बहुत सारी किताबें देखी, बहुत सारी पढ़ी, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट किताब जो है दृष्टि पब्लिकेशन की जो क्विक बुक है सीसेट वाली, ये लगी। यहाँ पर हर खंड को प्रॉपर तरीके से समझाया गया है, हर खंड की सही से व्याख्या की गई है। अगर आप पढ़ना चाहें, अगर आप सीसेट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको लगता है सीसेट में हम नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन पेपर के थ्रू, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू हम नहीं कर पाएंगे, तो आप ये किताब ले लीजिए। और ये किताब अगर आप 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हर दिन आप 2 या 2.5 घंटे का समय देंगे, तो भी आप इस किताब के थ्रू अच्छे से अपना सीसेट क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन किताब पढ़ने के साथ साथ आपको करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही हमारा अभ्यास पता चलता है कि हम कितना नज़दीक पहुंच पा रहे हैं, कितना यहाँ पर हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए मैं यहाँ पर आपको फिर से क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जरूरी नहीं है आप दृष्टि की किताब लें, आपको जो भी पब्लिकेशन किताब अच्छी लगती हो वो किताब आप ले लीजिए। मुझे दृष्टि पब्लिकेशन की किताबें अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने दृष्टि पब्लिकेशन साझा किया है। हो सकता है आपको कोई और पब्लिकेशन अच्छा लगता हो तो आप वो खरीद सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए मैं एक बात और बताना यहाँ पे भूल गया, ऐसे अभ्यर्थी जो कि जिनका मैथ भी अच्छा है, जिनकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल भी अच्छी है, यानी लगभग उन्हें पहले से नॉलेज है, तो वो लोग ये किताब नहीं लें, वो लोग डायरेक्ट यहाँ पर इस पर जाएँ सीसेट सॉल्व पेपर पर, और इन पेपरों को अगर आप लगा लेंगे तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, आपको ये वाली किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए आपके सीसेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आपके स्टडी विद मयंक चैनल पर पूरे के पूरे करवाए गए हैं। मैंने 2021 तक के पेपर सॉल्व करवाए हैं,
आप लिस्ट में जाकर वो पेपर देख सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपका पूरा खंड तैयार हो जाएगा। तो देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी रणनीति भली भांति तरीके से समझाई है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका पेपर किसी का भी इस वजह से रुकेगा नहीं कि हमें समय रहते गाइडेंस नहीं मिला था। मैंने समय रहते वीडियो दे दी है। आप लोगों से आशा ही करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अपने जो भी कलीग्स हैं, अपने जो भी फ्रेंड हैं, उनको बताइए कि एक बार ये वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि आप सीसेट की रणनीति बना पाएंगे, सीसेट में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और सीसेट क्वालिफाई भी कर पाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।